अगर मैं आपसे 5 गलतियां जानना चाहूँ जो हम लोग यंग लोग करते हैं, तो 5 गलतियां कौन सी होंगी? देखो, हमने इसमें एक रिसर्च भी की थी एम्स में जब मैं प्रोफेसर था, तो हम लोगों ने ये पाया मेजॉरिटी का जो है विटामिन डी डेफिशिएंट होता था। इंजेक्टेबल फॉर्म जो विटामिन दिया जाता है उस पर ध्यान रखने की जरूरत हो जाती है। अगर ज़्यादा रेज हो जाता है तो फिर वो कार्डियक और दूसरे टाइप की टॉक्सिसिटी भी कर सकता है। विटामिन डी का काम है कि इस कैल्शियम को जो ब्लड में घूम रहा है बोन में जाके एक्ट करवाए, डिपॉजिट करवाए। और जब कैल्शियम जब ब्लड में घूम रहा है बोन में डिपॉजिट होगा तभी हड्डी मजबूत होगी। अच्छा, तो क्या विटामिन डी हम बच्चों को भी दे सकते हैं बिना जांच कराए? ब्लड में अगर कैल्शियम का जो लेवल है वो गड़बड़ हुआ तो बहुत बड़े एक्यूट अटैक्स प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, हार्ट के एरिथमियाज हो सकते हैं। कि हड्डियां एक बैंक की तरह है। हमारी रिसर्च कहती है 30 इयर्स तक मैक्सिमम पॉसिबल हड्डियों को मजबूत बना लो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइजेस, और खासकर ऐसी एक्सरसाइजेस जिस पे हड्डी पे स्ट्रेस पड़ता है, लोड पड़ता है। वेट वेयरिंग एक्सरसाइज जैसे कि वॉक करना, सीढ़ी पे चढ़ना उतरना, हाइकिंग करना, पहाड़ पे ट्रैकिंग करना, तो जिस पे बोन्स के ऊपर लोड आता है वो एक्सरसाइज सबसे ज्यादा बोन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे कि वेट को उठाना, पुशअप मारना। पुशअप मारने से क्या होता है, ये ऊपर वाली हड्डियां चलने से नीचे वाली हड्डी मजबूत होगी। हड्डियों को जो नुकसान पहुंचा रही है वो डाइट क्या है? डाइट में क्या होता है, हड्डी को कैल्शियम चाहिए और प्रोटीन चाहिए, और जब हड्डी वीक होती है तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जॉइंट की सेहत पे पड़ता है। अच्छा फैट जो है वो आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी है। अब आम बोलचाल में तो कहा जाता है कि वो आपके घुटनों की चिकनाई को बढ़ाता है, तो वाकई ये ऐसा है? थोड़ा सा भी दर्द शुरू होता है और सबसे पहले कहते हैं सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना बंद कर दीजिए। हमारी साइंस कहती है, जैसे हम लोगों के यहाँ अपनी इंडियन कल्चर में पालती मार के बैठना, इंडियन टॉयलेट बहुत ज़्यादा घुटने को मोड़ के बैठते हैं, ये जरूर नुकसान करती है। कई बार आपने देखा होगा वॉक कर रहे हैं, वॉक से ज़्यादा बातें कर रहे हैं, वो अपनी जितनी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड निकाल सकते हैं उसी से आप हेल्दी बनते हैं। अगर मैं घुटनों की बात करूं तो क्या अच्छा है वॉकिंग या फिर रनिंग? जो रनर्स होते हैं कितने के घुटने बदले जाते हैं? नहीं बदले जाते। हमने इस पे भी एम्स में रिसर्च की है, भाई देखा किसके घुटने बदले जा रहे हैं, महिलाओं के, जो कि बाहर निकलती नहीं है। अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली चाहूंगी 30, 40, 50 साल की उम्र में इन चीजों का आपको ध्यान रखना ही रखना है, ताकि आप 60 साल की उम्र में आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े। पिछले कुछ वक्त से जो सबसे कॉमन दिक्कत हम लोग फेस कर रहे हैं वो है आपके हड्डियों की प्रॉब्लम। अक्सर लोग कहते हैं कि घुटने खराब हो रहे हैं या फिर हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, तो वाकई घुटने खराब हो रहे हैं या फिर हमारा लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा गड़बड़ है जिसकी वजह से हमें इस तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं? बहुत सारे सवाल हैं हड्डियों से जुड़े हुए, हड्डियों की सेहत से जुड़े हुए, या फिर हम जॉइंट्स की भी अगर हम सेहत की बात करें तो वो सारे सवालों के जवाब हमारे आज के पॉडकास्ट में आपको मिलेंगे, क्योंकि आज के हमारे पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं डॉक्टर CS यादव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। डॉक्टर यादव का नाम अगर हम ऑर्थोपेडिक की दुनिया में बात करें तो बहुत जाना पहचाना नाम है। अब तक लगभग 20,000 से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज है, क्योंकि इन्होंने दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान यानी लद्दाख में बहुत सारी सर्जरीज की हैं। इसके अलावा उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती सम्मान से सम्मानित किया है। मेडिकल की दुनिया का जो सबसे सम्मानित एक अवार्ड है BC रॉय, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। फिलहाल प्राइमस हॉस्पिटल में चेयरमैन है नी रिप्लेसमेंट एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट में। सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू जी। सर जैसे मैंने शुरुआत की थी कि घुटने को लेकर के लोगों के मन में बहुत सवाल हैं, जॉइंट्स को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। लोग कह रहे हैं कि हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, तो क्या वाकई हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं? हाँ, देखिए हड्डियाँ डेफिनेटली खासकर फीमेल में जब मेनोपॉज आता है तब तेजी से कमज़ोर होने लगती है ना, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपका लाइफ स्टाइल शुरू से ठीक रहा है, जवानी से ठीक रहा है, तो फिर जो हड्डी में वीकनेस, जो हार्मोन की डेफिशिएंसी से आएगी, फिर वो कम आएगी। जैसे जवानी में आपको क्या करना है, बेसिकली हड्डियां एक बोन बैंक की तरह है। इसमें जितना कैल्शियम पहले ही आप डिपॉजिट कर लो 30 इयर्स तक, ये कहते हैं हमारी रिसर्च कहती है 30 इयर्स तक मैक्सिमम पॉसिबल हड्डियों को मजबूत बना लो।
और इसमें सारे प्रोटीन और कैल्शियम ये सब डिपॉजिट कर लो। जी। वो आपके फ्यूचर में काम आएगा, मीनोपॉज के समय भी ज़्यादा काम आएगा और बाद में भी 70 साल पे 80 साल पे। जी। तो 30 साल से पहले इनको कैसे स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम हमारा इसमें खजाना जुटाया जाए हड्डियों में, जी। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइजेस। ओके। और खासकर ऐसी एक्सरसाइजेस जिस पे हड्डी पे स्ट्रेस पड़ता है, लोड पड़ता है ना। तो एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद डाइट। डाइट में क्या होता है, हड्डी को कैल्शियम चाहिए और प्रोटीन चाहिए। हमने ये देखा है कि हमारी इंडियन डाइट में कहीं ना कहीं प्रोटीन के ऊपर इतना थ्रस्ट नहीं है ना। प्रोटीन कई अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के, हमारे वो डाइट में कम होते हैं। हम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट या फैट खाते होते हैं। फैट भी कोई ऐसा नहीं है कर्स है, फैट भी जरूरी है बॉडी के लिए। और कैल्शियम, मिल्क प्रोडक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपका कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कि आपने मौसम का फ्रूट खाया, मौसम का सलाद खाया, इन सब में हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो 3-4 चीज़ें मेनली हो गई जो 30 साल तक खूब हड्डी अपने स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं हम लोग, खूब मैक्सिमम पॉसिबल एक्सरसाइज करके, प्रॉपर डाइट लेके जिसमें प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। जी। तो ये हमारे हाथ में होता है। उसके बाद फिर हड्डियां ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से ज़्यादा हो रही हैं, पहले भी एज के हिसाब से, मीनोपॉज के हिसाब से वीक होती थी। प्रोबेबली आजकल इस पे ध्यान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम लोगों की अवेकनिंग बढ़ गई है और हम लोगों की लाइफ स्टाइल खराब हो गया है पहले से। जी, बिल्कुल। पहले कोई गाड़ी नहीं थी, पहले कोई स्कूटर नहीं था। आप आज से करीब 20 साल पहले देखो, कहीं अड़ोस पड़ोस में जाना है 2-4 किलोमीटर तो हम लोग पैदल ही चले जाया करते थे। 30 साल पहले समझ लो, कहीं भी जाना है लंबे टाइम तक चलना, वजन उठा के चलना। आजकल तो तुरंत आप स्कूटर उठाते हो, कार उठाते हो, आप चल पड़ते हो, है ना। तो एक्सरसाइज कम हो गई है, उससे शायद जल्दी से ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां वीक हो रही हैं। और जब हड्डी वीक होती है तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जॉइंट की सेहत पे पड़ता है, क्योंकि हड्डी का ऊपर वाला जो एंड होता है वहां जॉइंट, दो हड्डियां जहां मिलती हैं, उनके दोनों हड्डियों के एंड्स पे चिकनी लेयर खराब होती है। और अगर हड्डी वीक है तो चिकनी लेयर वो तेजी से घिस जाती है, खराब हो जाती है। तो हड्डी ठीक रहती है तो जॉइंट भी ठीक रहता है। और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है अर्थराइटिस और जॉइंट में ही है, जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि लगभग 30 साल की उम्र तक आपको स्टोर कर लेना है कैल्शियम या बाकी चीजें जो आपकी हड्डियों के लिए जरूरत है। तो एक तो कैल्शियम की जरूरत होती है, दूसरा क्या फास्फोरस की जरूरत होती है उसके लिए? हाँ, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, ये सब चीजें, फास्फोरस है ना, बहुत सारे माइक्रो, मैग्नीशियम है ना, जिरकोनियम, बहुत सारी चीजें, जिंक वगैरह, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है। इन सब की जरूरत होती है, नॉट ओनली हड्डी, पूरे बॉडी के रिपेयर के लिए, बॉडी को सेहत को ठीक रखने के लिए, हर सेल्स के लिए। हड्डियों में भी सेल्स से ही बनी हुई है, हड्डी की सेल्स हो, स्किन की सेल्स हो, मसल की सेल्स हो, ब्रेन की सेल्स हो, सबके लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन चूंकि हमारा जो आज का पॉडकास्ट है वो है हम अपनी जो हड्डियों की सेहत को कैसे मजबूत रखें, दुरुस्त रखें, उस पर तो हम जितनी बातचीत करेंगे चाहेंगे कि मैक्सिमम जो है हमारे व्यूअर्स को इसका बेनिफिट हो बातचीत का। तो एक तो आपने कहा कि 30 साल तक, तो उसके लिए हमको डाइट पे ध्यान रखना है, इसमें हम थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे 5 गलतियाँ जानना चाहूँ जो हम लोग यंग लोग करते हैं, या हम बच्चों में भी कह सकते हैं कि शुरुआत में करने रखते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो 5 गलतियाँ कौन सी होंगी? 5, जैसे कि एक्सरसाइज नहीं करना, है ना, प्रॉपर डाइट नहीं लेना, और उसके बाद आपका पॉस्चर वगैरह ठीक ना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपके अल्कोहल है ना, स्मोकिंग है, तो और अल्कोहल स्मोकिंग भी इनडायरेक्टली आपको काफ़ी, या फिर कई बार मजबूरी में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि रिस्क फैक्टर में आता है ना। जो दवाइयाँ, कुछ स्टेरॉइड की दवाइयाँ, कुछ प्रेगनेंसी वाली, कुछ ऐसी दवाइयाँ मजबूरी में, कुछ ब्रेन में एपिलेप्सी रोकने वाली दवाइयाँ, ये कुछ दवाइयाँ, अल्कोहल, निकोटीन, ये कुछ ग्रुप्स हैं। एक्सरसाइज नहीं करना, प्रॉपर डाइट नहीं लेना, जो कि हड्डी की वीकनेस को इनवाइट करते हैं। कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हड्डियाँ कमज़ोर होंगी ही, तो क्या ये सच है या फिर मिथ है? नहीं, ये सच बात है जी। और उसमें हम एक और ऐड कर सकते हैं फैक्टर, सन एक्सपोजर का नहीं होना जी। क्योंकि विटामिन डी हम देते तो हैं हड्डियों को मजबूती के लिए,
सप्लीमेंट देते हैं, क्योंकि डाइट में विटामिन डी मिलता नहीं है। सन एक्सपोजर से जो विटामिन मिलता है, जिनका सन एक्सपोजर नहीं होता है उनकी भी हड्डी वीक होने के चांसेस होते हैं। और सन एक्सपोजर वाला विटामिन हमारी रिसर्च करती है, वो नेचुरल विटामिन, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और रियली पूरे हड्डियों को और अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। ओके लेकिन चलिए मान लीजिए कि बहुत सारे लोग आजकल इसलिए भी होते हैं कि आप एक तो टाइम नहीं होता है लोगों के पास, एक बहुत लंबा ड्यूरेशन, शायद 40-45 मिनट बैठना पड़ता है हर दिन, बिल्कुल। तो आप सप्लीमेंट लेते हैं, तो सप्लीमेंट तो रिकमेंड किया जाता है? हाँ बिल्कुल। तो कितना है जो कि आमतौर पे आप रिकमेंड कर सकते हैं जो कि डेंजरस जोन में नहीं, क्योंकि ज़्यादा होने पे फिर अगेन टॉक्सिक हो जाएगा शायद? देखो, हमने इसमें एक रिसर्च भी की थी एम्स में जब मैं प्रोफेसर था। अपने इंडियंस पेशेंट जो आते थे हमारे पास, जिसको फ्रैक्चर होके, कूल्हे के फ्रैक्चर, 2 फ्रैक्चर होते हैं, आपने देखा होगा एल्डरली में होते हैं, तो हम लोग उनका विटामिन डी लेवल करते थे। तो हम लोगों ने ये पाया मेजॉरिटी का जो है विटामिन डी डेफिशिएंट होता था। और उसमें और मेजॉरिटी का विटामिन डी डेफिशिएंट ही नहीं होता था, सिग्निफिकेंटली डेफिशिएंट होता था, बहुत ज़्यादा कम होता था। और विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों के अब हम बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं कराते, हम लोग विटामिन डी ओरल दे ही देते हैं जी। उसके आजकल सैशे भी फॉर्म में आता है, टैबलेट फॉर्म में आता है, कैप्सूल फॉर्म में आता है, उसको वीकली देते हैं। सब वीकली 2-3 महीने देने के बाद WHO की, फिर उसके बाद मंथली देते हैं। लेकिन ये जो विटामिन डी दिया जाता है ये तो बिल्कुल सेफ तो है, लेकिन कितना बेटर है, बेटर तो है ही नहीं, सनरेज से जो डायरेक्ट मिलता है, कितना इफेक्टिव है, इसको रिसर्च को अभी करना जरूरी है, इसके ऊपर डाउट रहता है। एक तो ये ओरल विटामिन डी देने की फॉर्म हो गई, एक इंजेक्शंस लगाते हैं जब सिग्निफिकेंटली सीवियरली डेफिशिएंट होता है, तो इंजेक्शन भी इंजेक्शंस लगते हैं, तो उससे तेजी से विटामिन डी बढ़ जाता है। और कई बार आपके ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं, कुछ किडनी में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है ना, तो विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो वो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दिया जाता है। जहाँ तक इंजेक्टेबल फॉर्म जो विटामिन दिया जाता है उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत हो जाती है कि विटामिन लेवल ज़्यादा रेज तो नहीं हो गया। अगर ज़्यादा रेज हो जाता है तो फिर वो कार्डियक और दूसरे टाइप की टॉक्सिसिटी भी कर सकता है। ओरल का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी जी बिल्कुल, मैंने कहीं पढ़ा था ये, और इसमें यही चीज़ सामने आई थी कि इंजेक्शन वाला सिर्फ कुछ ही केसेस में दिया जाता है और डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर ही होना चाहिए, जबकि जो आप ओरल की बात कर रहे हैं, आई थिंक 60,000 यूनिट्स, 5 लाख यूनिट होता है उधर। जी जी, तो वो आप मंथली ले सकते हैं, दैट इज सेफ। हाँ बिल्कुल। और दूसरी चीज़ एक आपने बताया, दूसरा है कैल्शियम। तो कैल्शियम तो हमारी इंडियन डाइट में वैसे तो आई थिंक प्रॉपर मिल जाता है या सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है? यूजुअली प्रॉपर मिल जाता है, क्योंकि कैल्शियम मिल्क प्रोडक्ट में तो बहुत ज़्यादा होता है। एग ज़्यादातर लोग खाते ही हैं, मान लो नॉनवेज नहीं खाते हैं, एग तो ज़्यादातर बच्चे खाते ही हैं, तो इनमें, और प्लस हरी सब्जियाँ, इन सब में अपना कैल्शियम सफिशिएंट मात्रा में होता है। लेकिन कुछ स्टेज होती हैं जब आपको सप्लीमेंट भी लेना पड़ता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के समय बहुत ज़्यादा कैल्शियम की, क्योंकि वो कैल्शियम बच्चे को जा रहा होता है, उसकी बोन बन रही होती है, उस समय देने का सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। या आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो उस समय ज़रूरत पड़ती है। या फिर मीनोपोजल, पोस्ट मीनोपोजल, एल्डरली, उस समय रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है, प्लस बॉडी की इतनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता कैल्शियम इंटेस्टाइन से इतना। और तो ये सारे कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जब सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हर समय नहीं। विटामिन डी तो हमने देखा है हर स्टेज पे ज़रूरत पड़ती है सप्लीमेंट देने की। जी, दोनों के बीच में कनेक्शन भी है ना, कि आप जो कैल्शियम ले रहे हैं, बिल्कुल पूरा कनेक्शन है। जैसे कि विटामिन डी अगर आपका डेफिशिएंट है, आप कैल्शियम खाते रहो, वो यूटिलाइज ही नहीं होगा। विटामिन डी का काम है कि इस कैल्शियम को जो ब्लड में घूम रहा है, बोन में जाके एक्ट करवाए, डिपॉजिट करवाए। और जब कैल्शियम जब ब्लड में घूम रहा है, बोन में डिपॉजिट होगा, तभी हड्डी मजबूत होगी। कैल्शियम कितना भी हो, विटामिन डी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, दोनों का बिल्कुल कोरिलेशन है। अच्छा, तो क्या विटामिन डी हम बच्चों को भी दे सकते हैं बिना जांच कराए? हाँ, बच्चों को एक बार पीडियाट्रिशियन से बात करके, है ना, बच्चों के बारे में हम लोग कम जानते हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म बच्चे वाले डॉक्टर ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि इधर हम देख रहे हैं कि बच्चों का भी बाहर खेलना बहुत बंद हो गया है, उतना नहीं है जितना जैसे हमारे टाइम पे होता था। तो बाहर उनका एक्सपोजर इतना नहीं है। स्कूल में भी जाते हैं तो एसी वाला है, घर में भी एसी के अंदर है, तो बच्चों का भी एक्सपोजर काफी कम हो गया है। मुझे लगता है ओरल देने में कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है।
जी। और भी कैल्शियम देने के बारे में बहुत ज़्यादा बच्चों को मुझे नहीं लगता, जी, मिल्क हाँ, प्रोडक्ट डाइट से, लेते ही हैं, डाइट से डाइट में हो जाता है। विटामिन डी तो दे ही सकते हैं, और इसके- पीडियाट्रिशियन इस पे ज़्यादा अच्छा कमेंट जी कर जी। पाएगा। बाकी अगर आप शायद ये अगर हम लोग को ये एडवाइस कर पाएँ कि ऐसे कोई ये वीक में लेना है तो पॉसिबल नहीं होता है, तो आई थिंक कोई एक दिन फिक्स कर लें, संडे कर लें। फिर आप भूलेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो डाइट की बात हमने की, डाइट बता अपनी एक और चीज़ का वो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज तो देखिए हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, अब ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं तो, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अगर हम हड्डियों की हेल्थ की बात करेंगे तो वहाँ कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए एक्सरसाइज कई टाइप की होती जी। है ना। ज़्यादातर हड्डी जो प्रॉब्लम आती है वीक होने की वजह से, कूला जो टूट जाता है, पता लगा बाथरूम में हल्का सा स्लिप कर गए और कूला टूट गया, तो एक्सरसाइज जैसे कि मैंने बताया, वेट वेयरिंग एक्सरसाइज, जैसे कि वॉक करना है ना, सीढ़ी पे चढ़ना उतरना, हाइकिंग करना, पहाड़ पे ट्रैकिंग करना, तो जिस पे बोन्स के ऊपर लोड आता है वो एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा बोन को स्ट्रांग बनाती हैं, है ना। एक तो ये ग्रुप हो गया, एरोबिक ग्रुप हो गया, और जिसमें बोन के ऊपर लोड भी, बॉडी का लोड भी आ रहा है, ये सबसे अच्छा बोन को स्ट्रांग बनाती है। फिर और भी एक्सरसाइज इनडायरेक्टली बोन को स्ट्रांग बनाते हैं, जैसे कि वेट को उठाना, है ना। आप पुशअप मारना, पुशअप मारने से क्या होता है, ये ऊपर वाली हड्डियां चलने से नीचे वाली हड्डी मजबूत होगी। पुशअप मारोगे तो पुशअप से हाथों के ऊपर वेट आ रहा है तो ऊपर वाली हड्डी मजबूत होगी। या फिर वेट को उठाना, है ना, वेट उठाने पे भी जो है इनडायरेक्टली मसल स्ट्रांग होती है तो हड्डी भी स्ट्रांग होती है। जी। तो एरोबिक एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, प्लस जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये सारी एक्सरसाइज जो है हड्डियों को मजबूत करती हैं। फिर आता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, एक ग्रुप, वो फ्लेक्सिबल जॉइंट्स को बनाती है। उसका ये मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में रोल नहीं होता, इनडायरेक्ट रोल तो होता ही है। जी, जी। जब आप बॉडी फ्लेक्सिबल होती है तभी आप अच्छी क्वालिटी की एक्सरसाइज करते हो, सब इंटरलिंक्ड है, और तभी आप वेट अच्छा उठा पाते हो जब जॉइंट आपके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से सफल हो। प्लस योगा, योगा क्या होता है कि आपके ओवरऑल आपको बड़ा कूल और कंपोज्ड कर देता है, उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी होती हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सरसाइज परफेक्ट होता है। किसी भी एक एक्सरसाइज को करते हो तो वो कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं है। कुल मिला के एरोबिक एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसमें वजन उठाना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा करना, अगर सब थोड़ा थोड़ा आप कर पा रहे हो, अगर आपके पास टाइम है, तो ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है एक्सरसाइज। और मुझे लगता है कि सर टाइम नहीं तो टाइम निकालना चाहिए। हाँ बिल्कुल निकालना चाहिए। क्योंकि वरना तो फिर मैं आगे- हमेशा पिछले 25 साल से एक चीज बोलता आ रहा हूँ टीवी पे, अगर इस शरीर को आपने 1 घंटे कष्ट दिया तो ये आपको 23 घंटे सुख रखेगा और पेन परेशानियों से दूर रखेगा, डॉक्टरों से दूर रखेगा, डिसीज से दूर रखेगा, दवाइयों से दूर रखेगा और बुढ़ापे से दूर रखेगा। और एजिंग जो आपकी होती है सीधी आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड होती है। जो लोग अच्छी एक्सरसाइज क्वालिटी की करते हैं उनकी एजिंग, बुढ़ापा भी उनके फेस से, उनके बॉडी से, ओवरऑल लुक से, है ना, बुढ़ापा भी उनके दूर रहता है उन लोगों से। जी। मिनिमम 1 आवर जो मेरा रूल है, 1 घंटे शरीर को निकालो, 23 घंटे सुखी रहो। जी। अच्छा, जब एक्सरसाइज में कोई और एक्सरसाइज किसी की आप एडवाइस करें, क्योंकि 2 तरह की एक्सरसाइज होंगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि हड्डियों को दुरुस्त रखने वाली, जब एक बार प्रॉब्लम शुरू हो जाए, दर्द शुरू हो, तब उसमें दूसरी एक्सरसाइज होती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी इसके अलावा और किसी एक्सरसाइज की जरूरत तो है ये नहीं, सारी stretches करनी है, कंप्लीट हो आपको गई, ये weight सारी 4-5 करना है। ग्रुप ऑफ जी। एक्सरसाइज। सर डाइट में जब हम बात कर रहे थे तो हमने इस पे बात की थी कि हड्डियों के लिए अच्छी डाइट कौन सी है, लेकिन हड्डियों को जो नुकसान पहुंचा रही है वो डाइट क्या है? क्योंकि आजकल आप देखते हैं यंगस्टर्स बाहर का खाना बहुत खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, कोलाज पी रहे होते हैं, जो ड्रिंक्स हैं उनके बहुत तरह तरह के, तो ये सब कितना नुकसानदेह हड्डियों ये बिल्कुल कोलाज और जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले और जो नेगेटिव फैट होता है ना, जो आजकल जो एक अच्छा फैट होता है, जी जी, गुड है ना, फैट जैसे अपना मस्टर्ड ऑयल है, अपना देसी घी है, अच्छा फैट है। लोकल दूसरे टाइप का फैट है जिसमें ये सारी चीज़ें बनती हैं, रिफाइंड फैट, अलग अलग टाइप, ये हड्डियों को नुकसान करता है। कोलाज जो आपने बताया, एल्कोहल और ये निकोटीन, तंबाकू, ये 4-5 ऐसे हमारे समाज में प्रिवेलेंट हैं। ये डेफिनेटली बोन्स को वीक करते हैं और जॉइंट्स को ख़राब करते हैं।
तो ये है कि अगर आपको उम्र बढ़ने पे अपनी हड्डियों को दुरुस्त रखना है तो इन सब चीज़ों से आप जितना हाँ, distance दूर maintain रहना है, करें। बस हेल्दी डाइट लेनी है जिसको जी, कि जी। हम अभी बता चुके हैं। तो अभी आपने जिक्र किया था कि गुड फैट का, जिसमें आपने दो तेल का या घी का आपने देसी घी बोला था, और सरसों का तेल था, कुछ और भी जैसे ऑलिव ऑयल है या दूसरे तरह के तेल जो आप जितने भी आप कहते हैं ना, कच्ची घनी वाला तेल हो गया या कोल्ड प्रेस्ड हाँ, जो ऑयल कोल्ड होते हैं, प्रेस्ड, बिल्कुल उनमें बिल्कुल। कुछ अच्छे तेल होते कुल हैं। मिला के इसका सिंपल फार्मूला है, जो जब नेचर को मिनिमम डिस्टर्ब करके जो आपके घर में आएगा वो हेल्दी होगा। बहुत जैसे खूब। कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल है ना, मस्टर्ड ऑयल को आप रिफाइंड कर दोगे, उसकी स्मेल वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो नेचुरल वे हो गया, देसी घी नेचुरल है। आप उसमें आप बिलों से घी मक्खन बन रहा है बिलोना घी वो बोलते हेल्दी है, हैं, जी। और उसके बाद घी निकल रहा है, उसको थोड़ा सा गर्म करके वो हेल्दी है, क्योंकि यहाँ आपने सब कुछ नेचुरल तरीके से किया है, प्रोसेस नहीं किया है। जी। जो भी चीज जैसे गुड़ है ना, गुड़ प्रोसेस नहीं होता है, आपने पूरा गन्ने को बनाया, गुड़ इज वेरी हेल्दी। अब वहीं आप शुगर बना के लाते हो, शुगर बनाने में बहुत सारे उसमें केमिकल ऐड होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, जी, जी। तो शुगर अनहेल्दी होती है। शुगर भी बोन को वीक करती है। अभी कई सारे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो वाइट शुगर जी, वो भी बोन्स को नुकसान पहुंचाती है। राइट। तो ये मैंने क्यों पूछा था फैट की बात, कि आमतौर पे कई लोग ऐसा कहते हैं कि अच्छा फैट जो है वो आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी है। अब आम बोलचाल में तो ये कहा जाता है कि वो आपके घुटनों की चिकनाई को बढ़ाता है, तो वाकई ये ऐसा है नहीं, या फिर ये ऐसा सिर्फ आम नहीं, ये बोलचाल मिथ है। जी। ये मिथ है। होता क्या है, ये फैट हमारी हर एक चीज के लिए जरूरी है, तो हड्डियों के ऊपर जो चिकनी लेयर होती है तो इनडायरेक्टली वो हेल्दी रहेगी, है ना। थोड़ा सा फैट जाना ही चाहिए बॉडी में, ऐसा नहीं है आप बिल्कुल, कुछ लोग दीवाने होते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं फैट खाऊंगा। वो बीच में तो बड़ा ट्रेंड आया था जीरो फैट डाइट वाला। नहीं 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 नहीं, वो गलत है। जी। बहुत खासकर ब्रेन को तो बहुत ज्यादा फैट की जरूरत होती है, ब्रेन सेल्स को, आपके ब्रेन को चलाने के लिए, इंटेलिजेंट रखने के लिए। और ऐसे ही यहाँ इनडायरेक्टली वहाँ भी हमारी कार्टिलेज एक सेल है ना, तो वो हेल्दी रहती है। एक ऐसा नहीं है ज्यादा खा लोगे तो ज्यादा कुछ हो जाएगा, एक्स्ट्रा चिकनाई बन तो जाएगी, हार्ट के लिए ऐसा नहीं दिक्कत हो है। जाएगी। हाँ, ऑप्टिमम है ना, जी। ऑप्टिमम मात्रा में खाओ, पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी, हमारी कार्टिलेज भी हेल्दी रहेगी। जी जी, बहुत खूब। चूँकि हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप हड्डियों को बेहतर रखें, तो उसमें ये ज़रूर आ जाता है जो हमारी लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल में हमने डाइट की बात की, एक्सरसाइज की बात की, अब एक आता है आपका रूटीन, क्योंकि आप देख रहे हैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, या तो वर्क फ्रॉम होम लैपटॉप लेके गोद में बैठे हुए हैं, या अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो आप वहाँ से मूवमेंट नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका एडवाइस क्या होगा जो ऑफिस गोअर्स हैं, लगातार बैठे रहते हैं, वो कैसे अपनी हड्डियों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें ऑफिस में काम करना है, करियर बनाना है, बनाना चाहिए, करना चाहिए। आपको 10 घंटे भी बैठना है, बैठिए, 12 घंटे बैठना है, बैठनी है, लेकिन 10-12 घंटे लगातार बैठने लायक बनिए। क्या होता है, जब 10-12 घंटे आप बैठते हैं तो कभी गर्दन में दर्द, कभी कमर में दर्द, पता लगा उंगलियों में दर्द, जब आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, है ना, तो ये सब ये होते हैं चांसेस, है ना। तो उसको लायक बनना है, बैठिए, आपके प्रोफेशन के लिए जरूरी है। उसके लायक कैसे बनोगे? उसको, जो इलाका आपका यूज हो रहा है ज्यादा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। कोई बात नहीं, 12 घंटे आप करने के बाद फिर एक्सरसाइज कीजिए। मान लो बीच में नहीं कर पाते, कोई इसमें कोई जिंदगी में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना चाहिए। तो आप 12 घंटे के बाद या जब भी आपको मौका मिले, सारी एक्सरसाइज जो हम बता चुके, सारी एक्सरसाइज को करिए। और आपका मान लो कोई बॉडी का पार्ट पेन दे रहा है, सेंसिटिव हो गया है, तो एक और एक्सरसाइज का ग्रुप बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक टारगेटेड एक्सरसाइज, वो कीजिए, है ना। आपको गर्दन में दर्द होने लगा, है ना, आप वॉक करते हो, कुछ और करते हो, थोड़ी बहुत गर्दन की एक्सरसाइज हो जाती है आपकी, लेकिन फिर गर्दन की टारगेटेड एक्सरसाइज, जिससे गर्दन एक्सक्लूसिवली आपकी मजबूत बने, उसकी एक्सरसाइज कीजिए। एल्बो में हो गया तो एल्बो की अलग से एक्सरसाइज कीजिए। तो ये भी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप 12 घंटे बैठो, 14 घंटे बैठो, कोई बात नहीं। जी, आप चूँकि बात कर रहे थे महिलाओं की, जो हमने शुरुआत में बातचीत की थी, तो महिलाओं पे चूँकि वो हड्डियों की प्रॉब्लम उनको ज़्यादा होती है, ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस दोनों का ज़्यादा उनको झेलना पड़ता है। तो एक तो रीज़न उसका होता है हार्मोन्स, यस। एक रीज़न शायद स्ट्रक्चरल भी होता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन थोड़ा हैवी होता है, दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। तीसरी चीज़ होती है डाइट, अगेन
कि वो अपना हाँ, ध्यान नहीं again, रखते हैं। right, हाँ। तो अगर हम महिलाओं के लिए बात करें, आपने ये भी कहा था सर कि 30 साल की उम्र तक आपको स्टोर करना है। हाँ। ये महिलाओं से अलग है। तो हाँ। महिलाओं वाली बात मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगी, उससे पहले जानना चाहूंगी 30 साल तक अगर मान लीजिए मैं स्टोर नहीं कर पाते, आप उतना ध्यान, प्रॉब्लम क्या है कि 30 साल तक उतना अवेयर भी नहीं होते हैं। लोगों को हाँ, लगता है सब कुछ बिल्कुल। एकदम फिट एंड फाइन हाँ, है, हाँ, हाँ, करियर पे बिल्कुल। फोकस करना है, पढ़ाई पे हाँ। करना है, इस पे करना है, तो उतना ध्यान नहीं देते। तो मान लीजिए उस तब तक आपने उतनी एक नॉर्मल लाइफ जी, आपने बहुत फोकस नहीं किया हड्डियों पे। अब जो मैंने 30 तक नहीं किया, आगे मैं क्या करूं कि मुझे 40, 50, 60 में प्रॉब्लम नहीं हो? तो फिर आपको थोड़ी सी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। फॉर्मूला वही है जो 30 साल से पहले है, बाद में उसी चीज़ को आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना। और ये भी नहीं है कि आपने 30 साल तक करने के बाद बिल्कुल छोड़ दी, तो वो भी गलत है। हाँ, वो तो हमेशा करनी पड़ेगी। हाँ, हमेशा करनी है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करनी है। तो एक्सरसाइज का रोल आपकी जिंदगी में लास्ट दिन तक रहता है, अगर आप कर सकते हो तो। एक्सरसाइज में कोई एज नहीं होती, आप 70 हैं, 75 हैं, 80 हैं, 85 हैं, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सरसाइज आप बॉडी से निकाल सकते हो, निकालनी चाहिए, करनी चाहिए। जी जी। और एक सवाल मेरा कैल्शियम का था जो मैं मिस कर गई थी, वो ये था कि क्या शायद कैल्शियम आई थिंक स्टोर नहीं होता है बॉडी में, या होता है? कैल्शियम बोन्स में जाके स्टोर होता है जी। और ब्लड में सर्कुलेशन में होता है कैल्शियम। जी, जी। और भी जगह कैल्शियम अगर कम हो स्टोर। जाता तो फिर हमारी बॉडी हड्डियों से लेने लगती है, ऐसा कुछ होता हाँ है हाँ, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हड्डियों में स्टोर है, वहां से लेने लगती है। हाँ, तो इसीलिए- हार्मोनल डिस्टर्ब हो या बहुत सारी कोई दवाइयाँ खाते हैं तो वो हड्डी से कैल्शियम निकल के ब्लड में जाता है ना। ब्लड में कम हो गया तो बैलेंस, इसी को हार्मोन्स होते हैं जो बैलेंस बनाते हैं। जी। ब्लड में अगर कैल्शियम का जो लेवल है वो गड़बड़ हुआ तो बहुत बड़े एक्यूट अटैक्स प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, हार्ट के एरिथमियाज हो सकते हैं। तो ब्लड में जो नॉर्मल लेवल है वो तो रहना ही है। हड्डी कमजोर हो जाए कोई बात नहीं, आपको तभी कोई दिक्कत सीरियस आप इलनेस नहीं होगी, कोई डेथ इस टाइप की कोई मिस हैपनिंग नहीं होगी। लेकिन कैल्शियम ब्लड में, तो इसलिए हड्डियों से ब्लड, पूरे बॉडी का हार्मोन्स का काम होता है ब्लड के कैल्शियम को मेंटेन रखे, कहीं से भी खींचे वो। जी जी। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये था कि जब हम 3 चीज़ की बात कर रहे हैं, विटामिन डी की बात कर रहे हैं, कैल्शियम की बात कर रहे हैं, हड्डियों के लिए तो स्पेशली इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों स्टोर हो सकते हैं, या फिर जैसे आपको डेली विटामिन डी डेली लेना पड़ेगा, या फिर ऐसा कि आपने साल में कुछ दिन लिया? सब मेंटेनेंस के लिए डेली लेना पड़ेगा जी। हाँ, वो तो डेली आपने कुछ भी ले लिया, विटामिन डी ले लिया आपने, शुरू में वीकली क्यों देते हैं, वही स्टोर हो जाए, है ना। 2-3 महीने तक, उसके बाद अगर आप बंद कर दोगे तो फिर से लेवल नीचे आ जाएगा। मेंटेनेंस डोज तो चाहिए, मंथ में एक बार आ जाता है ना, मंथ में एक बार वो पूरा डिपॉजिट होता है लिवर में और वहां से फिर रिलीज होता रहता है। जी जी। और हर सेल में ब्लड के थ्रू, सारा कुछ ब्लड करता है, ब्लड के थ्रू हर बॉडी की एक एक सेल ना, शरीर पूरा टॉप टू बॉटम, छोटी छोटी कोशिकाएं बोलते हैं, जी, उनसे जी, बना जी, होता है, वहां वो पहुंचता है फिर। तो मेरा सवाल ये है कि कैल्शियम, ये तो हमने देख लिया कि विटामिन डी तो आप मंथ में एक बार लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, तो क्या कैल्शियम में भी ऐसा होता है कि आपने 2 दिन अच्छा लिया फिर 2 दिन नहीं लिया तो चल जाएगा, या फिर आपको डेली लेना पड़ता है? जैसे कि प्रोटीन के लिए कहा जाता है, हाँ सॉरी, तीसरी चीज़ जो थी हम हड्डियों की बात करते वो थी प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए कहा जाता है कि आप एक बार में खाएंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, आपको 3 मील में लेना होता है, तभी वो आपके लिए काम करता है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। उसी तरीके से क्या कैल्शियम भी आपको कैल्शियम लगातार? भी डेली डोज दी जाती है, डेली सप्लीमेंट दिया जाता है, और प्रोटीन भी अपना सफिशिएंट मात्रा में डेली जाना चाहिए। ये ऐसा नहीं है एक हफ्ते आपने बहुत सारा खा लिया, खा ही नहीं पाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे जी, जी, जी। और गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाएगा प्रोटीन के लिए भी। तो वो डेली अपना एक जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है, करीब करीब आप 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम रिक्वायरमेंट है, 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम रिक्वायरमेंट है पर केजी बॉडी वेट, ये जाना ही चाहिए। जी जी। हाँ, तो मतलब ये है कि आप ये निश्चिंत नहीं हो सकते कि आपने एक बार खा लिया और आप फ्री हो गए, हाँ, आप एक बार एक्सरसाइज कर लिए फ्री हो गए, नहीं, एक्सरसाइज आपको नहीं। लगातार ये करनी सब है, regular- आपको विटामिन डी regularity रेगुलर लेना है। वाली ये चीज़ है कि वो मंथ में लेंगे तो भी चल जाएगा, सफिशिएंट ले रहे, लेकिन कैल्शियम और प्रोटीन आपको डेली लेना है। हाँ। जी। अब हम बात करेंगे महिलाओं पे, जो कि महिलाओं को, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, कि उनको ज़्यादा होती हैं हड्डियों की प्रॉब्लम, तो उनको स्पेशली क्या ध्यान रखना चाहिए मेनोपॉज से पहले और मेनोपॉज के बाद, दोनों ही कंडीशन में? बेसिकली देखो, एजिंग आपके हाथ में नहीं है, हार्मोन्स भी आपके हाथ में नहीं है ना, वो तो जो होना है। लेकिन अगर आप लाइफ स्टाइल ठीक रखते हैं तो आपका मेनोपॉज भी लेट आता है। जी। मोर और लेस महिलाओं को भी जो चीज़ें अभी बताई उन्हीं का ध्यान रखना है, उनका ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे एक्सरसाइज करते रहना है, प्रॉपर डाइट लेते रहना है, और जब कभी लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो एक गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ओके। उसको भी एक
है ना, नॉर्मल चेंजेस आएंगे। कभी लगता है नहीं सब कुछ करने के बाद भी मैं अच्छा फील नहीं कर रहे हूँ, तो एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की ओपिनियन ले लेना चाहिए। तो सर ये तो हमने ओवरऑल हेल्थ की बात की कि हम अपनी हड्डियों को कैसे दुरुस्त रख सकते हैं। अब चूंकि आप एग्जाम्पल सामने हैं तो हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप इतनी उम्र में भी इतने सेहतमंद हैं, इतने सारी सर्जरीज करते हैं लगातार खड़े होकर के, तो आप क्या करते हैं अपनी सेहत के लिए? प्रियंका, जो मैंने बताया ना एग्जैक्टली मैं वही करता नहीं, मैं हूँ। देखिए बहुत पहले आपसे एम्स में मिली थी और मुझे याद है कि आई थिंक 9th फ्लोर पे शायद हम लोग को बात हाँ, करनी थी, हाँ, इंटरव्यू बिल्कुल, करने थे और मैं तो बिल्कुल। लिफ्ट के लिए वेट कर रही थी और हाँ, आप हाँ। स्टेयर्स से गए थे। हाँ, ये इस जो अगर सबसे ज्यादा कोई डिफिकल्ट एक्सरसाइज है जो फिटनेस को बनाती है वो अप स्टेयर्स है। उसमें सबसे ज्यादा आपका हार्ट यूज होता है, मसल्स यूज होती हैं, बोन यूज होती है जी। अप स्टेयर्स। तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम पॉसिबल बॉडी से, मैंने बोला कि एक्सरसाइज करते रहना, मैं इसका स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हूँ, जी। है ना। मैं कोशिश करता हूँ जब भी मौका मेरी छूटती है एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है, ट्रैवल करता हूँ कई बार, टाइम कुछ बार ऐसी सरकमस्टांसेस होते हैं, कई बार पार्टी में चले गए तुरंत, जी। है ना। तो लेकिन वही एक्सरसाइज प्लस डाइट, मैं डाइट का बहुत ध्यान रखता हूँ। डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में बहुत होता है, बहुत ज़्यादा चावल चपाती खाना, है ना, और मिठाई खाना, है ना, पिज़्ज़ा बर्गर नमकीन खाना, ठीक है मैं भी इंडल्ज करता हूँ, लेकिन रूटीनली आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इंडल्ज करो तो ये सब यहाँ पेट पे आके डिपॉजिट हो जाता है। और उसका बॉडी होता क्या है, जैसे ही आपकी उम्र बढ़ रही है आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है ना, और आप डाइट पूरी ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जा रहा है तो वो सब जाके डिपॉजिट हो जाता है। प्रॉब्लम वही आती है, लोग ये मानते नहीं है कि अब आपकी एज बढ़ गई तो आपकी जरूरत कम हो गई है, कम हो गई है। लेकिन हमारा जो सेंटर है ना जो आपको खिलवाता है वो कहता है वो उतना ही एक्साइटेड रहता है। हंगर सेंटर होता है ब्रेन के अंदर, एक हंगर सेंटर पे वो उतना एक्साइटेड रहता है जितना आपने यंग एज में था जब एक्सरसाइज कर रहे थे, है ना। बहुत तो धीमे धीमे करके कम तो होती है लेकिन उतनी कम नहीं होती। ये हंगर सेंटर जो कहता है ज्यादा खाओ, बॉडी का रिक्वायरमेंट कम है, खासकर कार्बोहाइड्रेट, तो वो डिपॉजिट हो जाता है। एक्सरसाइज और डाइट यही दो मेन चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है, आप यंग और फिट रहोगे। आपने बहुत अच्छी बात, हालांकि मैं तो अभी वापस आऊंगी थोड़ा सा आपके बारे में और डिटेल में जानूंगी, लेकिन आपने जो सीढ़ियों की बात की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि हम मिस कर गए थे अपनी बातचीत में। आमतौर पे क्या होता है कि कई बार लोग कहते हैं कि थोड़ा सा भी दर्द शुरू होता है, सबसे पहले कहते हैं कि सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना बंद कर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रियंका तुम्हारा। ये होता क्या है कि नी जॉइंट में तीन, जैसे कि ये नी जॉइंट है ना, ये इसका एक कंपार्टमेंट हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट हो गया, है ना। इसमें ऐसे ही एक आगे परिया होती है जिसको परिया बोलते हैं, तीसरा कंपार्टमेंट हो गया, है ना। तो कई बार क्या होता है कि ये मेन कंपार्टमेंट तो ये दो ही हैं, है ना, और आगे वाले कंपार्टमेंट में थोड़ी अर्थराइटिस आने लगती है तो अप एंड डाउन स्टेयर्स में प्रॉब्लम होने लगती है, ऐसे नहीं होती है ना। तो अगर आपको कुछ ऐसे लगने लगे फिर आप सोच सकते हो कि सीढ़ी चढ़ना उतरना कितना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रेयर होता है, हम डर की वजह से बंद कर देते हैं। जब तक आप चढ़ उतर सकते हो चढ़ना उतरना चाहिए। मैं आज भी सीढ़ी से ही चढ़ता उतरता हूँ क्योंकि जब मुझे लगेगा, मुझे तुरंत पता चल जाएगा मेरे एंटर कंपार्टमेंट की प्रॉब्लम होने लगी है, फिर भी मैं चढ़ उतर सकता हूँ। मुझे कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, थोड़ा स्टाइल चेंज करना होगा तो फिर जितना लंबा है मेंटेन कर सकते हो। एक चीज जरूर है जिसमें हमारी साइंस कहती है, जैसे हम लोगों के यहाँ अपनी इंडियन कल्चर में पालती मार के बैठना, इंडियन टॉयलेट बहुत ज्यादा घुटने को मोड़ के बैठते हैं, ये जरूर नुकसान करती है जब आपको डैमेज शुरू हो जाता है। हाँ, जब मैं हमेशा टीवी पे भी ये बोल के आता हूँ, जब आप 45-50 स्पेशली फीमेल बॉडी हैवी है, थाई हैवी है, काफ हैवी है, चर्बी डिपॉजिट है चारों तरफ, फिर आप कहते हैं भाई अब टॉयलेट पे नहीं बैठा जाता, तो वो टाइम है, वो सिग्नल्स है, वो बंद कर दो बैठना। वो प्रिकॉशन तो लेनी चाहिए। आपको नीचे इंडियन टॉयलेट पे बैठने में प्रॉब्लम, जब तक आप बैठ सकते हो बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको लगे अब मुश्किल हो रहा है तो वो अवॉइड करना चाहिए। आप जबरदस्ती करते हो तो कोई इंजरी और करते हो, अर्थराइटिस को तेजी से इनवाइट करते हो। ये अर्थराइटिस क्या है कि धीमे धीमे करके बढ़ती रहती है, आप ध्यान नहीं दो तो तेजी से बढ़ती है।
जी। है ना, इसका एक ग्राफ फिर तेजी से ऐसे चला जाता है। ध्यान दो तो थोड़ी बहुत तो एजिंग में से अर्थराइटिस होगी, लेकिन स्लो डाउन होगी। ग्राफ को ऐसे कर सकते हो आप, अपनी थोड़ी कोशिश करके सारी चीज़ें, जिसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हम कहते हैं, वेट ठीक रखना, ऑप्टिमम रखना, एक्सरसाइज करना, ये 3-4 चीज़ें करते हो तो अर्थराइटिस को काफ़ी स्लो डाउन कर सकते हो आप। जी जी। ये तो इस पे तो डिटेल में बाद में बात करेंगे और प्रॉब्ली एक अगला पॉडकास्ट करेंगे हाँ, जिसमें हम हड्डी हाँ। आर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट पे बात करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हम सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने पे कहते थे, मैं कहीं पढ़ रही थी कि सीढ़ियों पर जो हमारा चढ़ने का तरीका है ना, वो भी कई बार सही नहीं होता है और हाँ, शायद उसकी बिल्कुल। वजह से घुटने का दर्द होने लगता है। तो ऐसा कुछ है कि आपको कैसे चढ़ना चाहिए, सीढ़ी पे चढ़ने का सही तरीका क्या है, अगर वो बता पाएं आप हमारे व्यूअर्स को। बेसिकली आपको जो है छोटे छोटे स्टेप लेना चाहिए, और जब एक पैर आपका आगे बढ़ गया उसको स्टेबल करो, फिर दूसरे पैर पे जाओ। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रिटन रूल कुछ नहीं है। हाँ, ऑपरेट करने के बाद जरूर होता है कि जिस पैर को आपने ऑपरेट किया है उसको किसको पहले जाना है, जिसमें सर्जरी की है। लेकिन नॉर्मल नी में कोई ऐसा फिक्स नहीं होता। हाँ, एक कदम बढ़ाओ, स्टेबल करो कोर ग्रुप को, बॉडी को स्टेबल करो, दूसरा कदम बढ़ाओ। जी। तो जिससे आपका जर्क और सडन ये जर्क ही काम नहीं करने चाहिए चढ़ते उतरते समय जो है। तो हम आपके बारे में पूछ रहे थे कि आपने तो ये तो बताया कि एक्सरसाइज करते हैं और हाँ, डाइट का ध्यान रखते हैं। कोई एक चीज़, अगर आपको एक मंत्र अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का, फिटनेस का देना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि भाई ये चीज़ मैं औरों से अलग करता हूँ या ज़रूर करता हूँ। डाइट, एक्सरसाइज और खुश रहो। ये बहुत जरूरी है। आप खुश रहोगे तभी आप जो है एक्सरसाइज कर पाओगे। आप रोते रहोगे, नेगेटिव माइंडसेट से रहोगे, जी, तो आपसे एक्सरसाइज भी नहीं होने वाली, और होगी भी तो बड़ी पुअर क्वालिटी की होगी। जी। जो अपने अचीवमेंट्स है उनको देख के खुश रहो और आगे और अचीव करने की कोशिश करो। जी। जो आज में जियो, आज में जियो जिसको मैं कहता हूँ। मैं बहुत खूब बढ़िया। पार्टी भी करता हूँ, खूब एंजॉय भी करता हूँ, जी। और खूब अपने प्रोफेशन में अच्छा काम करो। काम करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे, और आपके कुछ एम्बिशंस हो सकते हैं पूरे नहीं हुए हैं, तो उसके लिए काम करते रहो। जो आपने अचीव कर लिया है उसको enjoy। देख के खुश रहो, और खुश रहोगे तो अच्छी क्वालिटी की एक्सरसाइज करोगे। जी जी। एक आखिरी सवाल अभी के लिए। हमने अभी ओवरऑल हेल्थ की बात की थी कि आप हमेशा शुरू से लेके बाद तक क्या करें कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, लेकिन अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली चाहूँगी 30, 40, 50 साल की उम्र में इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही रखना है, ताकि आप 60 साल की उम्र में आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले तो जो बताए ये सारी चीज़ें जी। हैं, और मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम शुरू होने लगी है किसी भी टाइप की, है ना, और वो लगातार बनी हुई है, कुछ महीने हो गए, है ना, पेन स्वेलिंग भी आने लगी है, तो फिर अपने एक्सपर्ट को जाके मिलो, है ना। जैसे कि 50, 60, 70 जो प्रिकॉशंस है मोर और लेस सेम है, जी। है ना। जब आप को लगता है मैं सब कुछ अच्छा करने के बाद भी मेरा लाइफ स्टाइल भी ठीक है और मेरी डाइट भी ठीक है, इवन देन कुछ मेरे को प्रॉब्लम लगातार रह रही है, और लगातार रहने के साथ साथ कुछ स्वेलिंग भी आ रही है, कुछ एरिया वार्म भी रहता है, तो फिर एक डॉक्टर को दिखाने देना चाहिए, एक एक्सपर्ट को दिखा देना चाहिए, जिससे कि अर्ली स्टेज में ही किसी चीज़ को पकड़ लिया जाए और उसको एड्रेस कर दिया जाए, तो हमेशा बेटर होता है। ये हर एक डिसीज़ के लिए यही है। जी। एक चीज़ हम और जिसमें ऐड करना चाहेंगे, मेरी तरफ से सजेशन हाँ, है, हाँ, हाँ, डॉक्टर आप है लेकिन सजेस्ट मैं कर रही हूँ, वो ये है कि शायद हम लोग को कोई ना कोई खेल को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए, खासकर यंग एज में। बाहर जाकर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, जितना भी आप बाहर खेल पाएँ, क्योंकि उससे सिर्फ हड्डियाँ आपकी स्ट्रांग नहीं होती, उससे एक जॉय जिसके हम बात करते हैं, खुशी की हाँ, बात होती है, बिल्कुल, आपका बिल्कुल। लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है। तो आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी हाँ, और थोड़ा फिजिकल, हाँ, जी। डेफिनेटली उसमें स्पोर्ट्स हो सकता है। जी। अगर आप खेलते हैं तो छोड़िए मत, है ना, until unless कोई मुश्किल आ जाए, कई बार छोड़ना पड़ता है आपको, जी। है ना, लिगामेंट टूट गया, कुछ हो गया आपका। लेकिन जो आपको जॉय है ना, कोई भी एक्सरसाइज करते हो आप, इवन जॉगिंग करते हो, मैं रनर हूँ, मैं रन करता हूँ, एक्सरसाइज अगर मैं क्वालिफाई करूँ तो मैं आज भी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड से रन करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो उसमें ये होता है भाई, मैंने कहा ना क्वालिटी एक्सरसाइज। कई बार आपने देखा होगा लोग बात कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वॉक से ज़्यादा बातें कर रहे हैं, वो अपनी जितनी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड निकाल सकते हैं, उसी से आप हेल्दी बनते हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी एक्सरसाइज होना चाहिए। तो फिर आप क्वालिटी एक्सरसाइज, जैसे आप दौड़ रहे हैं, आप अच्छी स्पीड से दौड़ रहे हैं,
तो उसमें भी आप दौड़ने के बाद जब आप रुकते हो अपना करते हो, यू गेट लॉट ऑफ हैप्पीनेस। स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि कम्पिटिटिव होता है, उसके बाद आपने गेम भी जीत लिया तो आपको और मजा आता है, और थोड़ा सा फन भी साथ में उसमें जुड़ जाता है, तो उसका एडिशनल एडवांटेज स्पोर्ट्स का ये होता है। जी, और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा एक्टिव भी लोग रहना चाहिए। लोग कई बार होते हैं कि वैसे ही एक्सरसाइज कराएंगे आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन फिर पूरा दिन आप 23 घंटे बैठे रहेंगे, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेंगे। तो जितना आप एक्टिव रह पाए उतना हाँ, जितना दिन भर में भी आप ज्यादा से कोशिश करें, गाड़ी वाड़ी बाहर ना निकालें, स्कूटर बाहर ना निकालें, एक्टिव रहें, पैदल चल के जाएं आसपास या एंटीवेलनेस कोई सबसे बड़ी बात ये है। बहुत अच्छी बात है कि वॉक तो जरूर करते हैं, लेकिन वो टॉक ज्यादा होती है। हाँ। वॉक के साथ साथ तो वो क्या होता है कि उसमें वो बेनिफिट जो आपको मिलना चाहिए एक्सरसाइज का वो नहीं होता, वो नहीं हो पाता। तो उनका ध्यान वॉक पे नहीं है, पूरी बॉडी, और जिस स्पीड से वो चल रहे होते हैं उससे कई गुना स्पीड से चल सकते हैं। जी जी, तभी ज्यादा फायदा है। आप कुछ नहीं करने से कुछ तो फायदा होगा, लेकिन वो बात नहीं आएगी जो आप मेरी फिटनेस को लेके बोल रही हो। जी जी, एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। हाँ। ये हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे जो कि आपके घुटनों की सेहत के लिए या फिर ओवरऑल हड्डियों की सेहत के लिए भी बेहतर है। अगर मैं घुटनों की बात करूं तो क्या अच्छा है, वॉकिंग या फिर रनिंग? दोनों अच्छे हैं। अगर बेसिकली रन कर सकते हो तो रन, मैंने बताया ना, क्वालिटी एक्सरसाइज है ना। और कई बार ये रनिंग को लेके कंट्रोवर्सी होती है, रन करने से घुटने खराब होते हैं, बात तो में सच्चाई नहीं है ना। आपने देखा होगा जो रनर्स होते हैं कितने के घुटने बदले जाते हैं? नहीं बदले जाते, सब अपने ठीक होते हैं। घुटने किनके बदलता हूं मैं? महिलाओं के। उन महिलाओं, हमने इस पे भी एम्स में रिसर्च की है, हमने डाटा निकाला, भाई देखा किसके घुटने बदले जा रहे हैं? महिलाओं के, जो कि बाहर निकलती नहीं है। और महिलाओं में भी अगर देखा भाई ये कौन सी महिलाएं हैं, हाउसवाइफ है या वर्किंग लेडी है, तो उसमें भी ऐसी लेडीज जो घर में ही रहती हैं, हस्बैंड आ गए खाना बना के दे दिया, फिर अपना रेस्ट कर लिया, किचन में थोड़ी देर खड़ा, उन लोगों के ज्यादा बदले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज, वॉकिंग और रनिंग घुटने को अच्छा रखती है। अगर घुटने में कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, या आपने नी रिप्लेसमेंट भी करा दिया है, तो रनिंग में हाई स्टेपिंग एक्टिविटी बोलते हैं, जिसमें हील स्ट्राइक, हील पूरा पैर ऊपर जाता है, जमीन पे आता है, तब उस स्टेज में रनिंग को अवॉइड कर सकते हो। उस स्टेज में ब्रिस्क वॉक थोड़ी सी ज्यादा सेफर है। अदरवाइज जब तक, मैंने बताया ना, मेरी एज काफी हो गई है, मैं आज भी रन करता हूं, मुझे लगेगा, और मैं कर पा रहा हूं, मुझे लगेगा, मुझे पता चल जाएगा, तब मैं सोचूंगा तो ब्रिस्क वॉक करूं, हाई स्टेपिंग एक्टिविटी ना करूं। और मुझे लगता है मैं अभी तक कर पा रहा हूं, प्रोबेबली रनिंग का इसमें रोल है। रनिंग ओवरऑल आपका वेट कम कर देती है, आपको खुश रखती है, और प्रोबेबली ये इनडायरेक्ट बेनिफिट नी जॉइंट्स को भी जाते हैं। जी, ट्रेडमिल या फिर नॉर्मल सरफेस पर वॉक, या ये भी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन नॉर्मल सरफेस इज ऑलवेज बेटर। मैं इसको क्वालिफाई करता हूं अपने स्टेटमेंट को। ट्रेडमिल में क्या होता है, आप एक ही जगह, आपका हील स्ट्राइक करता है, तो एक ही जगह, एक ही पॉइंट पे स्ट्रेस आने के चांसेस होते हैं। जब आप का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी सरफेस पे नहीं हो रहा है, एक ही जगह स्ट्रेस आ रहा है, तो वहां से कार्टिलेज घिसने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपके जूते अच्छे हैं और ट्रेडमिल ठीक कंपनी का है, तो शायद ज्यादा डिफरेंस ना हो। जी जी, लेकिन बेहतर है कि बेहतर हमेशा सॉफ्ट सरफेस, अच्छे जूते, और सॉफ्ट सरफेस में जैसे कि बीचेस वाली सरफेस हो, या सॉफ्ट सब्जेक्ट सरफेस हो, या कोई आर्टिफिशियल भी सॉफ्ट सरफेसेस आते हैं, फिर अच्छे जूते, ये डेफिनेटली सेफर है। बेसिकली आप ये भी कह रहे हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो आप अपनी सोसाइटी में ऐसे ही राउंड लगाने बजाय आप किसी पार्क में चले जाएं, और वहाँ पे जो कच्चा सॉफ्ट, हाँ, सॉफ्ट घास का मैदान हो या सॉफ्ट सरफेस हो, दैट इज सेफर। जी, सीढ़ियाँ या फिर लिफ्ट? जब तक सीढ़ियों से चल सकते हो, सीढ़ियाँ यूज करनी चाहिए। दर्द हो जाए तो हल्का आराम या फिर थोड़ा मूवमेंट? तो इसको दिखाओ, अगर हो सकता है कोई मस्कुलर पे, ऐसा नहीं है नी के आसपास दर्द है, वो अर्थराइटिस का ही दर्द है। कई बार मसल पुल हो जाती है, मसल का पेन भी हो सकता है, वो ज्यादा सीरियस नहीं होता है। जब चिकनी लेयर होती है, उसको घिसने का दर्द सीरियस होता है, वो बढ़ता चला जाता है। तो एक बार चेक करा दें आप क्यों हो रहा है सीढ़ी चढ़ने उतरने के। वो कहता है नहीं, अर्थराइटिस नहीं है, तो चढ़ते उतरते। स्क्वाट्स या साइकिलिंग? क्योंकि साइकिलिंग को भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज माना जाता है घुटनों के लिए। और स्क्वाट्स लगाते हैं ना लोग। हाँ, डिपेंडिंग पर्सन टू पर्सन। साइकिलिंग तो बहुत ही बढ़िया है नी जॉइंट के लिए, कोई डाउट ही नहीं है। साइकिलिंग अगर आप जॉगिंग, वॉकिंग के बाद अगर कोई सबसे अच्छी एक्सरसाइज है,
वो साइकिलिंग और स्विमिंग है, जी। जो कि पूरे बॉडी को, नी को दुरुस्त रखती है, आपकी कैलोरी बर्न करती है, आपका एरोबिक एक्सरसाइज है। तो ये प्रॉपर जो साइकिल होती है वो वाली करनी है, कई लोग स्टडी वाली उससे भी करते हैं, study फर्क वाली। नहीं पड़ता है, उससे स्टेशनरी करो या वो करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्टेशनरी साइकिल में ये होता है, आपको रेजिस्टेंस बढ़ाते रहना चाहिए। मान लो मैंने आज साइकिल शुरू की है, तो मैं जिस रेजिस्टेंस पे मान लो 3 लेवल पे आ रहा है, 4 लेवल पे आ रहा है, उसको करना मैं तो नेक्स्ट डे मुझे लगेगा ये आराम से कर पा रहा हूँ। जब 3 पे पहले करना मुश्किल था लेवल पे, मैं 4 पे चला जाना चाहिए। फिर 1-2-4 दिन में लगेगा 4 भी बड़े आराम से मैं पेडल मार देता हूँ, तो उसको 5 पे ले जाओ, 6 के ले जाओ, मैक्सिमम पॉसिबल लेके जाओ। तो ये अपना रेजिस्टेंस का लेवल बढ़ाते रहना चाहिए, वो बढ़ता रहता है अगर आप रेगुलर हैं। ओके। पेन होने से पहले या पेन होने के बाद, दोनों में ठीक है साइकिलिंग? दोनों में ठीक है, डिपेंड करता है किस टाइप का पेन है और कैसा पेन है। बेसिकली एक्सरसाइज का सिंपल फॉर्मूला है जी। अगर कोई भी एक्सरसाइज आपको करने से पेन बढ़ नहीं रहा है, प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है या बढ़ नहीं रहा है, तो वो एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मान लो किसी एक्सरसाइज को करने से थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट आया शुरू में और उसके बाद वो डिस्कम्फर्ट चला गया, तो फिर करते रहना चाहिए, है ना। तो ये सिंपल मैसेजेस होते हैं। और कई बार बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट आ रहा है आपको एक्सरसाइज करने से और वो बना रहता है, एक्सरसाइज बढ़ाने से बढ़ता चला जा रहा है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। सिंपल सिग्नल्स फॉर्मूलेज हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सारी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। और आज की जो हमारी बातचीत रही है वो रही है कि किस तरीके से आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि भविष्य में घुटनों में दर्द नहीं हो और नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं हो। लेकिन हम जल्द ही एक दूसरा पॉडकास्ट लेकर के आएंगे सर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आपको दर्द हो जाता है घुटने में खासकर, तो उसके लिए आपको क्या करना है। साथ ही साथ उसमें हम ये भी बात करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट में क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे नी रिप्लेसमेंट के बाद आप एकदम बेहद सेहतमंद दुरुस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू, प्लेजर।